शुरू करने जा रहे हैं बीएलडी। पहले बीएलडी फास्ट है क्या, जब उसमें बी लॉ या सी लॉ भी रखा करते थे, बाद R1 या टाइप से कोई एक रख लिया करते। तो अब क्योंकि ये एक बड़ा पेपर है, और जब ये बड़ा पेपर बना है तो साथ ही मेरे बच्चों बच्चों को एक और ऑप्शन भी मिल गया डीएसआर का। तो अब दोनों में से अगर हम कोई चॉइस करना चाहें तो बच्चे जाहिर बात है कि उसमें से डीएसआर भी देख रहे हैं और बीएलडी भी देख रहे हैं। बीएलडी वाले जाहिर बात है इस दफ़ा शायद उतने ना हो जितने टैक्स और R1 में हैं। इसकी वजह जैसे मैंने आपको बता दी कि मेरे बच्चे ये दोनों पेपर अब कंबाइन हो गए एक बड़ा पेपर बन गया, लेकिन मेरे बच्चे फिर भी अगर एज ए टीचर, क्योंकि मैं बीएलडी भी पढ़ा रहा हूँ अगर डीएसआर भी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं दोनों सब्जेक्ट्स को साथ रखे इनका कंपैरिजन करूँ कि एक बच्चे को इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट अटेंड करना चाहिए, तो मैं शायद आज भी किसी क्लास में जिक्र कर रहा था इस चीज़ का कि बेटा डीएसआर बड़ा वाहियात किस्म का पेपर है। यानी कि सादा उस लिहाज से नहीं, जैसे मैंने टर्म बोली है, ये उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें इतनी हेडिंग्स हैं, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं। यानी कि उसको होता है ना कि जिस तरीके से हम बच्चे को याद करवा देते हैं एज ए टीचर, एक तो पहली दफा है, एक तो उसका भी एक फैक्टर है, और दूसरे नंबर पे उसका अभी कोई इस तरह का कोई पता नहीं चल पा रहा कि इसको कैसे बंदा उसको मेमोराइज करे। उसका कोई जिस तरह सादा फाल मैंने बच्चों को बता रहा था, तो कोई सर पाँव है ही नहीं उस सब्जेक्ट का फिलहाल। बस डाटा ही डाटा है, उसके अंदर नाम भी उसका डाटा है और उसमें डाटा ही डाटा है। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे अगर हम एज कम्पेयर टू डीएसआर लॉ की बात करें कि दोनों में से कौन सा पेपर वो प्रेफर करना चाहिए कि जिसको हम अटेम्प्ट कर लें, तो बस ठीक है, बार बार डिस्कनेक्शन आज हो रही है, पता नहीं क्यों है, लेकिन बहरहाल ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, तो ये लॉ क्यों हम वो करना, एक तो मेरे बच्चे उसमें भी नो डाउट एमसीक्यूज हैं, इसमें अब 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं, और दूसरे नंबर पे इतना पुराना चला आ रहा है, इसमें कम से कम हम बच्चे को बता सकते हैं, आप पढ़ते हुए समझ भी सकते हो, और समझ के आप इसको पढ़ के फिर आप इसको याद भी कर सकते हो। उसको समझने में ही दिक्कत है, और 2 ढाई महीनों के अंदर किस तरह का बड़ा यानी कि टका के रट्टा चाहिए हो। कोई करना चाहे तो उसको कर सकता है, लेकिन मैं इन दोनों का अगर कोई सामने हो तो एज ए टीचर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बेटा डीएसआर नहीं, ये नहीं कि हम पढ़ा ही ये रहे हैं, नहीं, शायद डीएसआर हम कभी फास्ट ट्रैक में देंगे भी नहीं। अगर शायद ये नहीं पक्की बात, में ये उस पर पक्का, अगर बच्चे ज्यादा तंग करेंगे तो फिर करना पड़ेगा उसको, लेकिन शायद ये ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर। एक तो बड़ा पेपर है, जब आप अगला कम्बिनेशन उठाओगे तो कम से कम इस बड़े पेपर से आपकी जान छूट चुकी होगी, क्योंकि पढ़ना अभी जो रेगुलर पढ़ते हैं वो भी अभी से पढ़ना शुरू करते हैं। ये नहीं कि वो पहले से पढ़ रहे, तो उन्होंने जो पढ़ा उनसे पूछ लो कभी कितना का पढ़ा है उन्होंने, जी, बल्कि वो दोबारा पढ़ने भी पहुंच जाते हैं बाज का है, इतना का पढ़ा उन्होंने। तो ये हालात होते हैं उनके। बल्कि आप क्या कर सकते हो अब आप मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि शायद सर हमें बात कर रहे हैं, मैं नहीं, मेरे बच्चों मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उन्होंने भी अभी सीरियस अभी होना है, तो इसलिए मेरे बच्चे बड़ी आसानी के साथ आप इस सब्जेक्ट को कर सकते हो। लो बेटा, इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। पहले ये क्या हुआ करता था, अब क्या है, तो बताने का फायदा तो नहीं होगा, इसमें पेपर पास करने में आपकी कोई मदद नहीं मिलेगी। ये जितनी बातें मैं बताने लगा हूँ ये सब फजूल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताना जरूरी है ताकि आज का दिन आपको लगे कि कुछ तो पता चला है हमें सब्जेक्ट के बारे में, और सर को भी थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मेन हमें ये पता चलना चाहिए कि सर को पता है कि नहीं, हमारी खैर है। तो बीएलडी कैफो, अगर हम इसको, ये कुछ सवाल हैं बच्चों के जो इस तरह के जिसका हम अभी जवाब देंगे, उसमें नई पुरानी स्कीम का डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस देख लेंगे इसका, कोई पेपर पैटर्न वगैरह डिस्कस कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो बेटा सबसे पहले जरा थोड़ा सा इसकी नई पुरानी स्कीम के लिहाज से देखते हैं। मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये पेपर ना कभी पुराने वक्तों में, जब हमारा दौर था मॉड्यूलर सिस्टम 2014 और उससे पहले की बात है, तो उसमें ये मॉड्यूलों में हमारा सिलेबस हुआ करता था, आई कैप का जो पूरा जो प्रोसेस था, उसमें एक मेरा जो पेपर होता था मॉड्यूल बी में, ये जो बिजनेस लॉ का मर्केंटाइल लॉ का पेपर है, ये मॉड्यूल बी में हुआ करता था, और कंपनी लॉ वहाँ पे मॉड्यूल डी में होता था। फिर आई कैप की नई स्कीम आई उस वक्त 2014 के अंदर, तो उसमें उन्होंने क्या किया, ये दोनों पेपर्स को मर्ज करके ये बिजनेस लॉ का एक पेपर बना दिया था। यानी कि 2014 से ऊपर ये एक पेपर चला रहा था, बिजनेस लॉ को मिला के और सी लॉ को मिला के। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आई कैप माशाल्लाह वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और ये वही बुजुर्ग है, मेरा ख्याल है 2014 से ऑनवर्ड वो वही चले आ रहे हैं, वो इस पेपर को तोड़ते हैं जोड़ते हैं, तोड़ते हैं जोड़ते हैं, वो ऐसे ही लगे हुए हैं माशाल्लाह, खेल खिलैया कर रहे हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि लैब दिल नहीं लग रहा था उसका, उसने कहा कि ये पेपर जुड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा कि चलो इसको दोनों को दोबारा फिर दोबारा से इनको अलहदा कर देते हैं। उसने क्या किया, फिर एजुकेशन स्कीम 2021 आ गई, बिजनेस लॉ उसमें से अलहदा कर दिया और कंपनी लॉ उसमें से अलहदा कर दिया। बुजुर्ग वही है, अभी भी वही बैठा हुआ था। उसने कहा कि ले भाई ये फिर बेचारे अब लहदा लहदा अच्छे नहीं लग रहे। फिर एजुकेशन स्कीम 2025 अब ये दोबारा आई है, उन्होंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज करके दोबारा से एक पेपर बना दिया।
तो खुद सोचेंगे, देखें ये उसके डीएनए में है। अगर देखा ना, ये बचपन में आपको डीएनए बताया करते थे, इस तरह की शक्ल बनती थी डीएनए की, कि उस बंदे के डीएनए में है कि उसे इस पेपर को ऐसे ही जोड़ना और तोड़ना है। शायद आगे भी 2-4 साल के बाद फिर इसको क्या करेगा, वो दोबारा से इसको दोबारा से सेपरेट कर देगा, चलो भाई तोड़ दिया फिर। जब वो बात उनको बताएं तो उनको बुरी भी लगती है। लेकिन हम तो एज ए टीचर या स्टूडेंट्स के लिहाज से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं कि सर ये क्या करते हो, जो करना है एक दफ़ा कर दो उसको। वो कहते हैं देखिए हम सब्जेक्ट कम कर रहे हैं। मैंने कहा कमाल कर दिया भैया आप लोगों ने। देखिए उनको ये नहीं कि जब वो मीटिंग थी तो एक मासूम सा सवाल था मेरा कि सर दुनिया में जितनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सबसे ज़्यादा आपके पेपर हैं, तो इसके बारे में तो कभी सोचें कि हमें लगता नहीं कि हम हमें बिला वजह पेपर पढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जब अब ये नई स्कीम आ रही है उस वक्त इसमें देखना हम पेपर कम कर देंगे, हम 21 से 18 कर देंगे। पता चला भैया इन्होंने I2B और इकोनॉमिक्स को दोनों को मिला के अलग अलग वॉल्यूम दे दिया बच्चों को, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, लेकिन उसका पेपर एक बना रही। मुबारक हो, आपका पेपर एक वहां से कम कर दिया, और जो बीच में से BWCS निकाला उसकी ज़्यादा असेसमेंट रख दी। फिर उसको दोबारा टेस्ट करेंगे, बल्कि आप तो किसी और को भी पैसा कमाने का मौका देंगे बीच में से। तो वो भी काम कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ये देखिए बी लॉ हम यहाँ से ये भी खत्म कर रहे हैं कैफ में से। पता चला वो दोनों जोड़ के एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2 वो भी उसी तरह जिंदा है, और बल्कि एक DSR भी बीच में ले आए। तो इस तरह मेरे बच्चे ये बुजुर्ग लोग ये काम करते आ रहे हैं आपके साथ। खैर मसला उनके पास तनकीद का नहीं, मसला अभी भी वहीं पे है कि इतने पेपर पढ़ाने का फायदा क्या। आगे तो मेरे बच्चों सब बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, जो अगला दौर आ रहा है, मामला ही खत्म हो जाना सारे का सारा। वो भी बोलनी नहीं, लिखनी और पढ़नी, तो रौले मुक जाएंगे मेरे बच्चे। इन बुजुर्गों की नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। खैर ये कैफ के पेपर्स का तो आपको पता ही है कि कैफ ग्रुप ए में कितने पेपर हैं हमारे और ग्रुप बी में है। इसमें जो हमारा पेपर जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके सामने ये नहीं लिखा हुआ ये न्यू है, इसके सामने लिखा हुआ ये मॉडिफाई है, यानी कि इसमें कोई तब्दीली हुई है, लेकिन है ये वही जो पहले था, और है भी तकरीबन वही जो पहले था। खैर इसमें सिलेबस कंपैरिजन थोड़ा सा देखते हैं कि सर लास्ट टाइम हमारा जो एक बिजनेस लॉ होता था, एक कंपनी लॉ होता था। जो लास्ट टाइम हमारा कैफ 4 का पेपर था उसका नाम था बिजनेस लॉ। अब जाहिर बात है वो भी इस कैफ 4 BLD का हिस्सा बन गया। लेकिन उसमें क्या था, उसमें 18 चैप्टर हुआ करते थे। कैफ 4 बिजनेस लॉ के अंदर 18 चैप्टर थे। अब मेरे बच्चे इस नई स्कीम के अंदर उन 18 चैप्टर्स को कम करके उन्होंने 15 चैप्टर्स कर दिया है। लेकिन वो 15 चैप्टर हुए कैसे हैं उसको भी जरा थोड़ा सा देख लो। उसमें मेरे बच्चे पुराने वक्तों में एक चैप्टर 14 और 15 हुआ करता था, ये दोनों अलग अलग चैप्टर थे। अब इन्होंने इन दोनों को मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया है। ये ना कहना कि 18 से 15 हो गए तो मुबारक हो, कोई चैप्टर कम हुआ होगा, ना ना। उन्होंने क्या किया, अब मेरे बच्चों को जो सेपरेट इसका चेक वाला ऑप्शन था वो सेपरेट खत्म करके उन्होंने इस चैप्टर नंबर 14 में उसको मर्ज कर दिया। इस तरह यहां से एक चैप्टर तो यहां से खत्म हो गया। उसके बाद 2 चैप्टर इन्होंने जेन्युइन खत्म किए हैं जो सबसे आसान थे, और जिनमें कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता था, सिर्फ नॉलेज बेस्ड आता था रट्टा। वो 2 चैप्टर जो बच्चों को पास करवाया करते थे मेनली, मान लो कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से, और दो दो तीन तीन पेजेस के। और इन 3 चैप्टर से, ये जो 3 चैप्टर थे, इसमें तकरीबन कोई 25 नंबर के राउंड पेपर आया करता था नॉलेज बेस्ड सिर्फ। उसमें से वो जो 2 पेपर बच्चों का सहारा थे आखिरी लाठी के तौर पे इस्तेमाल करते थे, वो दोनों इन्होंने खत्म कर दिए बीच में से। तो ये इस तरह टोटल 3 चैप्टर आपके कम हुए हैं, 2 मर्ज हो गए, और 2 छोटे छोटे चैप्टर, दो 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 तीन तीन सफे के थे बस, उनको खत्म कर दिया। अगर ये समझें कि आप यहाँ पे बहुत सिलेबस कम हुआ है, उस तरह का मामला नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन सिलेबस उसे, हाँ ऐड कुछ नहीं किया। ये नहीं होता कि इसमें कुछ इजाफी भी चीजें ऐड कर दी हो, शायद चंद एक चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए एक आधी कोई लाइन ऐड कर दी। बेटा ये तो उन्होंने किया हमारे बिजनेस लॉ के साथ, उसको जब BLD का हिस्सा बनाया 18 से 15 चैप्टर हम कैसे गए। इसी तरह जो पुराने वक्तों में कभी सी लॉ हुआ करता था कैफ 7, अब मेरे बच्चे वो भी कैफ 4 BLD का हिस्सा है। अब उसमें मेरे बच्चे पुराने सिलेबस के अंदर 12 चैप्टर हुआ करते थे। अब मेरे बच्चे इन्होंने क्या कर दिए, इन्होंने 10 चैप्टर कर दिए। अब यहाँ पे मेरे बच्चे इन्होंने इसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, क्या किया, ये जो 2 चैप्टर थे, ये 2 चैप्टर थे, इसमें से चैप्टर 5 तो जिंदा है, चैप्टर 6 उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन खत्म कैसे किया, चैप्टर 6 के 2 हिस्से हुआ करते थे, एक हिस्सा उन्होंने सिलेबस से खत्म कर दिया, एक हिस्से को उठा के चैप्टर 5 में मर्ज कर दिया। एक तो मेरे बच्चे यहां से उन्होंने ये चैप्टर उड़ा दिया, और दूसरा जो चैप्टर खत्म किया वो चैप्टर 12 है। यहां से 15 से 20 नंबर का पेपर आता था, नॉलेज बेस, आसान तरीन, जो बच्चे को पास करने में इंतहाई मददगार था। इसके 15-20 से कभी कम पेपर नहीं से आया था अभी भी इस अटेम्प्ट के अंदर भी। तो ये सबसे आसान जिसको समझा जाता था वो वहां से उसने डिलीट कर दिया। तो एक चैप्टर उड़ाया, तो 3-4, चार तो कोई 6-7 सफ़े का कह लो, और उसके बाद यहां से आधा चैप्टर उड़ाया, यानी कि ओवरऑल 1.5 चैप्टर सिर्फ कम किया है। और उसने ओवरऑल जो पिछला जो सी लॉ था वही अभी भी जिंदा है, 1.5 चैप्टर के।
तो इस तरह करके उसने 2 चैप्टर कम कर दिया, आधा यहाँ से खत्म करके यहाँ पे मिक्स कर दिया, एक यहाँ से गया और दूसरा ये उसने डिलीट कर दिया। तो ये हमारे मेरे बच्चे, किसी किसी के पास अगर कोई पुरानी किताब हो जो भी हो, उसमें ये ध्यान रखें। बेहतर खैर वो तो हमने यूज़ ही नहीं ना करनी, हम जो भी यूज़ करेंगे वो बिल्कुल नई किताब यूज़ करेंगे, नई किताब पढ़ेंगे। तो बेटा अगर हम अब इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें ग्रिड के लिहाज से देखें तो इसमें ये 6 ग्रिड होंगे, ग्रिड ए से लेके ग्रिड एफ तक। इन चीज़ों का फायदा कौन नहीं, फिर मैं अगर बताऊं भाई, हमारे जितने चैप्टर हमारे अब उसमें 2 वॉल्यूम होंगे। अब देखना, अभी यहाँ पे हमारे बी लॉ और सी लॉ के 2 वॉल्यूम होंगे। वॉल्यूम एक 1 होगा, एक वॉल्यूम 2 हो। वॉल्यूम 1 हमारा बिजनेस लॉ है, वॉल्यूम 2 हमारा कंपनी लॉ है। तो बच्चे उसी के लिहाज से उन्होंने ओवरऑल जो दोनों वॉल्यूम है उसके लिहाज से 6 ग्रेड बना रखे हैं। यानी कि 10 चैप्टर एक और 15 चैप्टर एक, टोटल 25 चैप्टर के उन्होंने 6 ग्रेड में उसको डिवाइड किया। तो खैर ग्रेड ए है, उसमें ये इतने का आएगा उतने का आएगा, फिलहाल इनको मेरे बच्चे रहने दो। हाँ, ये चैप्टर कौन कौन से हैं इनके नाम भी याद करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे नाम खुद ब खुद ही हमें याद होते जाएंगे, पता चलता है नाम याद रखना जरूरी नहीं है, जो उसमें है वो याद रखना जरूरी है। तो 10 चैप्टर ये हैं और 15 चैप्टर अब हमारे ये हैं। अब ये फिर भी जरा थोड़ी सी काम की चीज हो सकती है कि किस ग्रिड में कौन से चैप्टर है। जैसे जो हमारा ग्रिड ए है उसमें सिर्फ एक चैप्टर है और 3 से 6 नंबर का होगा। ये ग्रिड ए, ये जो वॉल्यूम 1 का, ये वॉल्यूम 1 का ये बताना जरूरी है। ये है हमारा वॉल्यूम 1 जो हमारा बिजनेस लॉ है। ये है हमारा वॉल्यूम 2 जो हमारा सी लॉ है। तो ये जरा थोड़ा सा बताना जरूरी है, बाकी तो इसमें जरूरी क्या है, ये भी जरूरी नहीं है वैसे। उसके बाद हमारा दूसरा एरिया शुरू होगा, वो चैप्टर 2 से लेकर 9 तक जाया करेंगे। इसमें 25 से 32 नंबर हैं। वैसे होता है ना कि वास्तव किस एरिया में से क्या आना है। तो चैप्टर 2 से लेके वॉल्यूम 1 के चैप्टर 2 से लेकर 9 तक ये तकरीबन कोई 30 मार्क्स का पेपर आएगा। जो अदर एरियाज होंगे यहाँ पे वो 10 से 15 नंबर का उसमें टेस्ट होगा, सॉरी 15 से 20 नंबर का। ये चैप्टर हैं 10 से 15 चैप्टर, और ये 15 से 20 नंबर। तो इस तरह करके सर बता रखा है, ये भी किसी काम का नहीं है वैसे, जिसको कहते हैं कि आपका टाइम जाया करो। हाँ, ये जरा थोड़ा सा देख लो कि होता है ना कि बाज़ बंदे को पता चले कि सर ये जो बिजनेस लॉ था, कभी ये इकट्ठा हुआ बेचारा, कभी ये टूटा, इस तरह के हालात में चलता है। तो इसकी पासिंग परसेंटेज क्या चली आ रही थी जब ये पेपर, ये येलो एरिया वो शो करेगा जब ये पेपर इकट्ठा हुआ करता है। जब ये पेपर इकट्ठा हुआ करता था इसकी पासिंग रेशो कुछ इस तरह की हुआ करती थी, आप देख ही सकते हो। और इवन मैंने एक दफा तो इसका 13% रिजल्ट भी आया, यानी कि इकट्ठा पेपर ये बहुत खतरनाक है। तो लेकिन जब ये रिजल्ट इतना खराब आता था, तो आई क्या फिर बच्चों टीचर से डिस्कस करता था, कॉलेज से टीचर से रब्ता करता था, सर बताओ ये क्या वजह है। हम कहते हैं हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, बच्चे के पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपकी टेस्टिंग में है। बच्चे को पता है लेकिन वो कहीं लिखने में उसको प्रॉब्लम होती है, वो जरा लीगल मामला में पड़ जाता है, कहीं मुझे लीगल वर्डिंग यूज करनी है वो लिख ही नहीं पाता उसको। तो हमने कहा लिखने, तो आई कैप ने फिर वो फीडबैक ले ला के उसको एमसीक्यूज की बेस पे लेकर, जब एमसीक्यूज की तरफ लेकर गया तो मेरे अच्छे साथ ही उसकी जो पासिंग रेशो अच्छी खासी बढ़ना शुरू हो गई। हालांकि ये ऑनलाइन पेपर हो रहे थे उन दिनों के अंदर, पहली दफा ऑनलाइन हुए थे, यानी कि ये यहाँ से बात करने लगा हूँ, यहाँ से ये पहली दफा एमसीक्यूज के टाइम थे। लेकिन उस वक्त कोविड भी था मेरे बच्चों, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास हुई थी। तो देखें एकदम से उसकी पासिंग रेशो 35% पे, फिर 43, फिर लेकर उसके बावजूद 30 भी रही। उसके बाद मेरे बच्चे फिर इन्होंने क्या कर दिया, इस पेपर को दोबारा से अलग अलग कर दिया। जब अलग अलग किया तो फिर ये फिलहाल ये बिजनेस लॉ का मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो बिजनेस लॉ सिर्फ ये उसकी इस तरह की रेशो हुआ करती थी। इसी तरह जो सी लॉ है मेरे बच्चे, वो भी क्योंकि ये दोनों इकट्ठे थे इसलिए वो यहाँ पे कंबाइंड नजर आ रहा है। उसके बाद जब सी लॉ अलहदा हुआ तो उसकी पासिंग रेशो कुछ इस तरह की, यानी कि कभी इसका 22% रिजल्ट भी आया हुआ अकेले का। तो इतना खतरनाक भी समटाइम, अदरवाइज अच्छा ही है, यानी कि 40+ या इवन देन कभी बात तो 55% भी आया हो। तो ये अलग अलग तो इस तरह के होते थे। तो खैर अब पेपर पैटर्न मेरे चाहिए, ये थोड़ी सी चीज देखिएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चे यहाँ पे हमारे 20 नंबर के, यानी कि 20% पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं ओवरऑल बीएलडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ सी लॉ की बात नहीं कर रहा फिलहाल। मैं ओवरऑल बीएलडी की बात कर रहा हूँ कि पूरा 100 नंबर का जो हमारा पेपर है उसमें से 20 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। इसमें ये नहीं होगा कि ट्रू फॉल्स कुछ इस तरह की चीजें होती, सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। और बाकी मेरे बच्चे जो 80% पेपर है वो हमारा सब्जेक्टिव होगा। जो 80% सब्जेक्टिव है उसमें से भी कोई 40% यानी कि 32 ये हमारा नॉलेज बेस होगा। नॉलेज बेस क्या होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किए जाते हैं, जो किताब के अंदर लिखा हो वही आपने रिप्रोड्यूस करना होगा। उसमें ये नहीं होगा कोई सिनेरियो, कोई एप्लीकेशन उस तरह की चीज हो। हाँ, रटा बेस, लेकिन समझ के रटा जरूरी है। और बाकी मेरे बच्चे तकरीबन कोई 48 मार्क्स का, 40% जिसको कहने कि बाकी रिमेनिंग जो मार्क्स है वो 40 इसका हमारा एप्लीकेशन हो। अब एप्लीकेशन में मैं हमेशा बच्चों को यहाँ पे ये कहता हूँ मेरे बच्चों, इस बारे में परेशान ना हुआ करो कि सर नॉलेज या तो मैं कर लेता हूँ लेकिन एप्लीकेशन नहीं होती। मैं एक ही बच्चों को बात बताता हूँ, अगर आपके पास नॉलेज हो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, अगर नॉलेज ही ना हो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपने सिर्फ चीजों को याद करना है। और याद कैसे करना है, समझ के। अगर समझ के आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह
एप्लीकेशन खुद ब खुद हो जाएगी, सिर्फ आपने नॉलेज इकट्ठा करना है। जब नॉलेज बेस आप तैयार कर लोगे, चीजें याद होंगी आपको समझ के, तो उसे यकीन कर लो कभी एप्लीकेशन में दिक्कत ही नहीं होती। ये बच्चे हमें खुदा ना खासा फेलियर का सहारा ढूंढते हैं कि मैं फेल हुआ हूँ फलानी वजह से, क्योंकि मुझसे एप्लीकेशन बेस नहीं हो सके, नॉलेज बेस मैंने कर लिए। तो ये इस तरह होता ही नहीं, नॉलेज बेस हो, यानी कि आपकी नॉलेज के लिहाज से अगर आप तगड़े हो, फिर एप्लीकेशन खुद ब खुद हो जाते हैं मेरे बच्चों। तो देखेंगे अभी मेरे, चले मैं आपको कहता हूँ, अज्यूम करें, कानून कहता है कि अगर किसी बंदे की उम्र 18 साल से कम हो, अगर किसी बंदे की उम्र 18 साल से कम हो, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अगर किसी की उम्र 18 साल से कम हो, ये कानून हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, जब आपने इसको पढ़ लिया, अब ये आपके पास नॉलेज आ गया। अब वो कहेगा अच्छा बताओ कितने साल के जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कितने साल के नहीं कर सकते। आप इस नॉलेज बेस को बता दोगे 18 साल से कम के नहीं कर सकते और 18 साल या उससे ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये नॉलेज बेस क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया। एप्लीकेशन कैसे करेगा? वो कहेगा कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए मिस्टर एम से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा था, एग्रीमेंट करने जा रहा था, और मिस्टर एम की जो उम्र है वो 17 साल है और मिस्टर ए की उम्र 21 साल है। अब बता दो क्या ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अब ये अप्लाई करवा दिया उसने, यानी कि वो जो चीज आपको याद है ऊपर आपने पढ़ ली है, जहां पे बता दिया कि 18 साल से कम वाला बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जब उसने बता दिया दोनों की उम्रें जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, एक ही पता चला 17 साल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा नहीं है। तो ये कहते हैं कि हमने उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो सिंपल सी बात होती है मेरे बच्चों, अगर नॉलेज होगा तो उससे क्या होगी, एप्लीकेशन होगी। ये ना कहना सर ये तो बिल्कुल आपने सादी सी बात बताई है। तो अभी तो हो भी तो पहला दिन है ना, अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इतनी कॉम्प्लेक्स होती भी नहीं वैसे, इतनी ही सादी होती है अगर आपके पास नॉलेज हो। खैर, ये पेपर पैटर्न का हमें पता चल गया कि इसमें 20 नंबर के, अच्छा 20 नंबर के जो एमसीक्यूज होंगे, अब क्योंकि इसके दो हिस्से हैं हमारे पेपर के, एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए हमारा बिजनेस लॉ होगा और पार्ट सी हमारा, जो पार्ट बी है वो हमारा कंपनी लॉ होगा। 10 नंबर हमारे बिजनेस लॉ में से आएंगे एमसीक्यूज, और 10 नंबर के हमारे सी लॉ में से एमसीक्यूज आएंगे। यानी कि दोनों में से, दोनों पार्ट में से 10 10 नंबर के। अब अगली बात है, एक सवाल बच्चा पूछता है कि सर अगर इसके दो पार्ट होंगे हमारे पेपर के, पेपर मॉडल का, मॉडल पेपर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक दफा देख लीजिए, अगर होगा तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, उसको अगर जरूरत होगी। फिलहाल तो पढ़ लें, फिलहाल मेन मकसद इन दिनों में ये होता है पढ़ लो। अब अगली बात आती है कि सर क्या जब हम ये दोनों दो पार्ट में पेपर होगा, क्या इन दोनों में से पास होना जरूरी है? नहीं नहीं, ओवरऑल आपको पास होना जरूरी है। यानी कि अगर एक में से एक भी नंबर ना आए और एक में से ही आप 50 ले जाते हो, आप पास हो। लेकिन अगर खुदा ना खासा दोनों में से फेल, फिर तो फिर फेल ही है, फिर तो रोड़ा ही नहीं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही पार्ट है, पार्ट ए है या पार्ट बी है, उसने डेफिनेटली अपने रेलिवेंट पार्ट में से फिर 25 नंबर लेने हैं, जिसका एक ही पार्ट है, जो पुराने बच्चे हैं, जिसने बी लॉ देना है, जिसका सी लॉ पास है बी लॉ रह गया, जिसका बी लॉ पास है सी लॉ रह गया, तो सी लॉ में से वो 50 नंबर वो अपना पार्ट अटेम्प्ट करेगा और उसमें से 25 नंबर लेगा एटलीस्ट। याद रखोगे इसको। यानी कि ओवरऑल आपको 50 मार्क्स चाहिए होते हैं, ये नहीं होता कि दोनों पार्ट्स को पास करेंगे, ये पहले यही था, यही होता था और यही होता है, अनलेस कि आई कैप इसकी लहदा से कोई डिस्क्लेमर दे, जो कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये एक ही पेपर है और एक ही पेपर में आपको ओवरऑल कितने मार्क्स लेने थे, 50। याद रखोगे इसको। उसके बाद मेरे बच्चे, ये हम बिजनेस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम तो अकाउंटिंग के बंदे हैं। बेटा लॉ आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि देखो, इसी तरह जब हम डीएसआर पढ़ना शुरू किया तो ये भी तरह थोड़ी सी अजीब सी बात थी कि भाई वो आईटी से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड सिस्टम, ये जो भी है रिस्क, ये हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? हम तो अकाउंटिंग के बंदे हैं। आपको वो इसलिए पढ़ाया जा रहा था ताकि आप वहां से कुछ टर्म्स हैं जो बोली जाती हैं, आप उन टर्म्स को सीख लो, ताकि कल अगर इस तरह के बंदों से आपकी गुफ्तगू होगी, आप अच्छे लेवल पे बैठे होंगे, इन लोगों से, जब आप प्रोग्रामर इस तरह के जो लोग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, इनसे आप जब गुफ्तगू कर रहे हो तो कम से कम गुफ्तगू करते वक्त आप उनकी बात को समझ सकें, वो क्या क्या रहे हैं। ये नहीं कि आपने कुछ काम करने हैं, लेकिन बात को समझना तो है, या किसी को समझाना हो समटाइम, आप अल्फाजों को यूज कर सकें। इसलिए सिर्फ आपको पढ़ाया जाए, सेम यहाँ पर भी। ये नहीं कि आपको कानूनदान बना देंगे, आप वकील बन जाएंगे उसके बाद। मकसद सिर्फ ये है कि आप जब लोगों से नेगोशिएशंस करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐसी जगह आएंगी जहां पे आपको लगेगा ये कानूनी नुक्ता है, और बजाय यहां पे मैं खुद फैसला कर लूं, मुझे किसी लॉयर से इसके बारे में राय ले लेनी चाहिए। सिर्फ आपको सिर्फ आपको नॉलेज दिया जा रहा है इस चीज से रिलेटेड कि जहां पे आपको वकील की जरूरत हो वहां पे खुद ना घुसना। और कुछ मामला के अंदर आप इस कैसे पता चलेगा वकील की जरूरत है, क्योंकि लीगल मामला यहाँ पे पढ़ाए जाए कि इस तरह के मामले, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 18 साल से कम वाला बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर सामने कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसकी उम्र 18 साल ही ना हो, अब आपको एहतियात करनी चाहिए इससे कॉन्ट्रैक्ट करने करते हो। इसको वैलिड कैसे बनाया जा सकता है, कोई है इस तरह का सिनेरियो, किसी वकील से डिस्कस करना। याद रखोगे इसमें, तो ये इस तरह की चीजें आपको समझ बूझ देना सादा अल्फाज में, ये मेरे से इसलिए आपको बिजनेस लॉ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कभी। अब अगली बात आती है, खुदा खुदा ना खासा अगर इस तरह के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल होता है,
तो रीजन ऑफ फेलियर क्या हो सकते हैं? मेरे बच्चे, रीजन ऑफ फेलियर में एक फिर रीजन तो यही है, जो कि आप बच्चे जानते हो, सबसे बड़ी चीज मेरे बच्चे, कि क्लासेस को अटेंड ना करना, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो। अब देखो ना, कई बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन क्लासेस के मोड में चले जाते हैं। और मेरे बच्चे, ऑनलाइन वाला बच्चा, उसको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है उस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। 1 घंटे का लेक्चर उसको 2-3 घंटे में जाके बेचारा कंप्लीट करता है। और वो भी उस तरह नहीं कर पाता जिस तरह एक बंदा क्लास में बैठ के उसको कर सकता है। ठीक है, 100 मजबूरी होगी, लेकिन कम से कम उसको क्लास जब लाइव चल रही हो उसके साथ अटेंड कर लो, एटलीस्ट ये तो हिम्मत कर लो। तो एक तो मेरे बच्चे, ये ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस का भी अच्छा खासा डिफरेंस है। जो बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, कॉलेज में आते हैं, सारा दिन बेचारे लाइब्रेरियों में खपते हैं, उनके रिजल्ट में, और वो बच्चा जो स्कूल से घर बैठा हुआ है, उससे सुकून तो किया है, लेकिन मेरे बच्चे उस सुकून से उसका नुकसान भी हो सकता है। उसको वही एफर्ट चाहिए होगी जो ये बच्चा बेचारा यहाँ पे आके एफर्ट कर रहा है जिस तरह की। बस इसको बेचारे को घर का सुकून नसीब नहीं है। बाकी तो जारी बात है कि जो बेचारे घर वाले खर्चा भी करते हैं इसको जितना हो सके फैसिलिटेट करने के लिए, इनको भी ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि घर वालों का जो पैसा है उस पैसे को जाया ना करें। खैर, एक तो बच्चे क्लासेस का दिक्कत है, क्लास अटेंड ना करना, और दूसरा हम इतने टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बच्चों के लिए वो मजाक लगता है। बच्चों को लगता है कि पता नहीं कॉलेज सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, इसमें हमारा किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, वो जिम्मेदारी नहीं, वो एहसास है इस चीज का कि टेस्टों के बगैर उसको पास करना मुश्किल है पेपर को। इस एहसास की बेस पे हम वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, लेकिन बच्चे माशाल्लाह उसको सीरियस नहीं लेते। अब क्लास अगर कंडक्ट करनी है सारा कुछ, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। हमने अपने साथ इन लोगों को, जो बच्चों को रख रखा है, जिनको हम पे करते हैं, मेन मकसद उनका यही होता है कि वो आपके टेस्ट ले और उसको, टेस्ट को चेक करके प्रॉपरली आपको वापस भी करते हैं। आपकी वो प्रैक्टिस हो लिखने लिखाने की, और एक चीज जो आपके आपने एक पढ़ी हो, उस पर दिमाग लड़ाया हो, उसको सोचा हो, कल पेपर में बैठ के भी यही करना है। उसकी रिहर्सल यहाँ पे कुछ होगी तो वहां पे करोगे, लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट ही नहीं देते मेरे बच्चों, ये अनफॉर्चुनेट है। यानी कि अगर वैसे इसको रख दो ना, 50,000 का टेस्ट होंगे भाई, खाली कहेगा कुछ तो है, काश मुझे मिल जाए कहीं पे 25,000 में हो सकता है सर, है रूलर ला के उसको टेस्ट, यकीन करो। इसको, इसकी कीमत लगा दो इसकी, क्योंकि इन लोगों को इस चीज की अहमियत होती है, जहां पे इनका वो वैसे भी वही चीज अहम होती है जिसमें जान माल वगैरह लगे। माल लगाते को नहीं है ऐसे ही वो कहते हैं इतने में सब्जेक्ट, उसमें इतने टेस्ट भी हैं, ये तो फिर फजूल ही होंगे। गोली मारो, क्या करना है, इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। लेकिन बच्चों, उसकी वैल्यूएशन होती है। नशे, पता नहीं, वॉइस मैसेज भेजो, उस तरह की कोई अजीब सा नंबर था, 02400। है, थोड़ा क्लास और उसके बाद टेस्ट, ये मेरे बच्चे अटेम्प्ट करें इंशाल्लाह। अब देखिएगा, उसको आप पास कर लेंगे। और दूसरा मेरे बच्चे, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये भी होती है कि सर हम पढ़ें कहाँ से? जो बच्चा जो किताब बोलता है माशाल्लाह उठा लेते हैं, कि पता नहीं उसमें कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। कुछ ना कुछ तो आसान होगा उसके अंदर, कुछ आसान नहीं होता मेरे बच्चों, कुछ आसान नहीं होता। ये नहीं होता कि वहां पे कुछ ऐसा होगा जो एम ही आपके उठ उठ के दिमागों में जा रहा हो, ऐसा नहीं होता। इसके लिए मेरे बच्चे, फिर हम एक ही सजेस्ट करते हैं, एक ही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ये नहीं करना कि आपने जगह जगह से कई किताबें इकट्ठी कर लेनी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम स्टडी करेंगे आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट डेफिनेटली मेरे बच्चे, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर कंप्लीट मटेरियल जो 100% आपको रिक्वायर्ड होता है पेपर को पास करने के लिए, उसमें है। एक लफ्ज कम नहीं उसके अंदर, यानी कि इसके अलावा आप कहीं से एक लफ्ज भी पढ़ने की जरूरत नहीं। उसमें मेरे से आपका कंप्लीट मटेरियल भी दिया उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने एमसीक्यूज क्वेश्चन भी, जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं वो भी दे रखे हैं, कुछ इजाफी भी दे रखे हैं। उसके अलावा जो पास पेपर के क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पे, इन्होंने उसके अंदर वो भी दे रखे हैं 700 सोल्यूशन। जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्होंने लहदा क्वेश्चन बैंक नहीं दिया हुआ, जैसे जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका लहदा क्वेश्चन बैंक भी होगा, लेकिन इसका क्वेश्चन बैंक लहदा नहीं, यानी कि इसके जो क्वेश्चन है आप पास पेपर के, वो आई कैप ने इसके किताब के अंदर ही एम्बेडेड कर दिए हैं। तो सादा अल्फाज में मेरे से यही चीजें आपको चाहिए, और पूरे यकीन के साथ इसको पढ़ के जाइएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। ना कोई टर्म यूज की जा सकती है, ना ही कुछ ऐसा कोई लाइन या कोई ऐसा लफज जो इसके अंदर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ आई कैप की स्टडी टेस्ट को। खैर, उसके बाद मेरे बच्चे एक और चीज भी होती है कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उसका क्या करें? उसके थ्योरी के पेपर में ये तो होगा, और हर बच्चे के साथ होता है, ये किसी एक बच्चे का मसला नहीं है। तो इसके लिए एक ही मैं बच्चों को चीज कह रहा हूँ, तो मेरे बच्चों के बार बार उसको क्या करो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, एक ही देखा कहा है। और रिवाइज करो, ये ना कि उसको याद करने बैठ जाओ, ये भी दिक्कत होती है मेरे बच्चों। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि बार बार समझ के पढ़ लो उसको, एक ही दफा उसको याद करने की कोशिश ना करो, जितना मर्जी एक दफा याद कर लो वो भूलेगा ही भूलेगा। इतना टाइम लगाया होगा, सब जाया हो जाएगा। आपने एक दफा समझ लिया, उसको रीड किया करो, बार बार रीड किया करो, हर वीक में उस एरिया को लाजमी रीड करो एक दफा। बेहतर तो ये है कि जितना हो सके, लेकिन कम से कम हर वीक में हर एरिया की लाजमी बारी आनी चाहिए कि आप उसको एक दफा रीड कर दें। तो अखबारों की तरह जस्ट उसको रीड करें, उसके बाद समझने के बाद तो इंशाल्लाह वो याद हो जाएगी। एक ही दफा मेरे बच्चे ये याद नहीं होगा। खैर,
तो इस तरह करके इंशाल्लाह। उसके बाद मुझे जैसे भी हमने डिस्कस कर लिया कि स्टडी मटेरियल के तौर पे हम आई कैप की स्टडी टेक्स्ट यूज़ करेंगे, आपको दुनिया जहान की किताबें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। अब उसमें क्या कोई खुद से कोई मटेरियल देने की जरूरत है? नहीं मेरे बच्चों, उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, पास पेपर होंगे वो दिसंबर के लास्ट के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी मोस्टली वो होंगे तो आई कैप ने ऑलरेडी आपकी किताबों में दे रखे हैं। फिर भी उसके अलावा भी कोई पुराने पुराने अगर आपने देखने हो कोई सवाल तो आप देख लीजिएगा, साथ सजेस्टेड सोल्यूशन होंगे, तो वो अगर होंगे तो आप मेरे बच्चों उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। लो बेटा। उसके बाद ये बच्चों की क्लासें सब वैसे बताने के लिए होती हैं कि हमारी ये क्लासें लाइव भी चल रही होती हैं। अगर कोई बच्चा खुदा ना खासा किसी वजह से किसी दिन ना आ सके तो लाइव भी क्लास अटेंड कर सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप आओ। अगर आओगे तो अगले दिन क्लास आप रिकॉर्डर ले लो, लिंक आपको शेयर हो जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर क्लास में पहुंचो। फिजिकल वाले बच्चे में बच्चे इसका रिजल्ट हमेशा डिफरेंट होता है। और खैर, और ये सारा कुछ हमारा पेपर किस दिन है? इंशाल्लाह पेपर हमारा 4 मार्च को होगा। और इससे पहले हमारा R1 का पेपर है, और इसके बाद हमारा टैक्स का पेपर है। यानी कि 2 मार्च को अगर आप लोग टैक्स भी दे रहे हो तो 2 मार्च को हमारा टैक्स का पेपर है, 4 मार्च को हमारा BLT का पेपर है, और 6 मार्च को हमारा, क्योंकि एक दिन छोड़ के है ना चारों पेपर, पहले ग्रुप एक है, तो फिर हमारा ये होगा इसका टैक्स, और फिर आखिर पे हमारा DSR का पेपर है। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हर पेपर में छुट्टी आएगी, आप उसको कर सकते हो बड़े सुकून से। ये मेरा अच्छा नंबर मेरा ग्रुप के अंदर भी होगा, अगर कोई क्यूरी हो, बेहतर यही होगा ग्रुप ओपन होगा, आप ग्रुप के अंदर कर लो, ताकि बच्चों का बाकियों का भी फायदा हो जाए। अगर खुदा ना खासा कोई दिक्कत हो तो आप वैसे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये मुझे हल्की सी पेपर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। कोई सवाल हो तो वो कर लो मेरे बच्चों। जिसने सीधा का पेपर देना उसका टाइम क्या है? नहीं नहीं, मेरा 3 घंटे में 50 नंबर का पेपर है तो जितना बनता है, यानी कि वो जो 7.5 मिनट ऊपर 1.5 घंटा, और 7.5 मिनट जो रेडी टाइम होता है वही उसी तरह मिलेगा आपका, यानी कि हाफ टाइम होगा। शुरू के अंदर जब बैठेंगे ये बच्चे तो तकरीबन कोई वही जो 1.25 घंटे या जितना भी होगा उसमें आपका कलेक्ट कर लिया जाएगा। तक मतलब नहीं, फरवरी नहीं, जनवरी एंड। हाँ, फरवरी एंड में तो फिर अगले दिन तो आपने पेपर देने जाएंगे ना, 4। हाँ इंशाल्लाह। जिस दिन जनवरी का आखिरी, अच्छा मैं अब बता, थोड़ा सा आपको ये तो बता दूं कि हम पढ़ेंगे कैसे। अब मेरे बच्चे हमारे 2 वॉल्यूम है, एक है वॉल्यूम 1, एक है वॉल्यूम 2। सबसे पहले बच्चे हम शुरू करेंगे वॉल्यूम 2 से, कमरी नौ से। यानी कि इस टाइम पे जो हमारी क्लास हुआ करेगी, ये जो हमने रखा हुआ है 11:30 बजे से लेके 11:30 बजे से लेके 12:45 तक, ये सवा घंटा में होता है। इस सवा घंटे के अंदर हमारी सी लॉ की क्लास हुआ करेगी, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम 2 है। उसके बाद वैसे तो 10 दिसंबर अनाउंस की हुई है, लेकिन हो सकता है 15 दिसंबर हो जाए। 15 दिसंबर को आपका वॉल्यूम 1 भी शुरू हो जाएगा। उसकी क्लास हुआ करेगी सुबह 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक। यानी कि पहले आप 10 से 11:30 बजे तक वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे, लेकिन ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि एक आधी छुट्टी होगी बीच में, ये 15 दिसंबर से शुरू हो। और ये मेरे बच्चे इसी तरह इसी टाइम पर ये चलता रहेगा। ये दोनों इंशाल्लाह आपके 31 जनवरी को एंड हो, तो फरवरी का होपफुली कोई दिन बीच में नहीं आएगा। फिर पहली दफा होगा फास्ट ट्रैक इतनी जल्दी खत्म हो रहे हैं, तो 8-10 तारीख तक ये चले जाते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक नहीं होता ये, कि नाम का फास्ट ट्रैक होता है, या ब्रिस्क बैच कह लो या जो भी आप कहते हो, ये नाम का होता है। टाइम अब देखो ना, इसको 2.75 घंटे की क्लास होगी, तो 2.75 घंटे भैया, ये रेगुलर क्लास को भी इतना ही टाइम मिलना है जितना हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो इसलिए इस बारे में परेशान ना होना कि खुदा ना खासा कि शायद ये कोई फास्ट ट्रैक होगा, ये उतनी ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा जितना नॉर्मल होता है। एक तो ये होगा, यानी कि अभी इस टाइम पर हमारा वॉल्यूम 2 ही चलेगा, सीलो। जो सिर्फ सीलो पढ़ना चाहता है वो इस टाइम पर इसी टाइम पर लगा रहेगा, लेकिन जिसके दोनों हैं फिर आगे मेरे 15 तारीख से वो सुबह 10 बजे आएंगे, तो साथ BLD भी हम शुरू कर देंगे, दूसरा जो हिस्सा है। तो कोई और सवाल हो किसी का, कोई पूछना चाहे देख। हाँ, टेस्टों का भी चलो भाई, उन्होंने कहा कि 100 टेस्ट होंगे, वो बताएंगे कि 100 टेस्ट होंगे कि नहीं, जो पहले जिनके हो रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। तो इनको भी हम खुशखबरी सुना दें कि आपके 25 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर के 4 टेस्ट हैं, हर चैप्टर के 4 टेस्ट हैं। 2 उसमें MCQs हैं, और 2 मेरे बच्चे उसमें सब्जेक्टिव। और जो MCQs होंगे मेरे बच्चे वो ऑनलाइन होते हैं गूगल क्लासरूम के जरिए, और जो सब्जेक्टिव होंगे जिस तरह होते हैं उसी तरह ही होंगे यहीं पे। लेकिन जिस दिन टेस्ट होगा उसका कोई किसी टेस्ट का क्लास से कोई लेना देना नहीं होता, क्लास एज पर शेड्यूल होती है। आप जब जब भी फ्री हो आप उनसे तरह से टेस्ट लेकर उसको अटेम्प्ट करके उसको दें। तो होगा क्या, जिस दिन हमारा यहाँ पे ये जैसे वॉल्यूम हमने 2 शुरू किया, जिस दिन हमारा चैप्टर 1 खत्म होगा
तब हम ये टेस्ट शुरू होंगे। और आपके जो टेस्ट होंगे वो थ्रू आउट द सेशन तकरीबन, कोई दिन बीच में खाली होगा नहीं तो डेली होंगे। जो दिन नहीं ना बनते उस लिहाज से पॉसिबल नहीं है कि हम उसको कैसे करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके फरवरी के दिनों के अंदर भी आपको जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेस्ट आपके उन दिनों में भी चलते रहेंगे। उसको अटेम्प्ट करते रहो, यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के अटेम्प्ट कर लो, यहाँ पे आके उसको कर लो, मॉक तक सादा अल्फाज में। तो ये मेरे हमारे टेस्ट होंगे जितने हो सके, यानी कि सादा अल्फाज। हो सकता है एमसीक्यूज हम दोनों इकट्ठे आपको प्रोवाइड कर दिया करें ताकि आपका तो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए। कोई और सवाल? थोड़ा सा पढ़ लें तो ले मेरा। चैप्टर 1 वॉल्यूम 2। कल से आप लोगों के पास आएगी, आपकी स्टडी टेक्स्ट होनी चाहिए, चेक की जाएगी वो। अगर खुदा ना खासा किसी के पास ना हुई तो जारी बात है उसको कुछ बातें भी सुनाई जाएंगी। और साथ में बच्चे उसके पास लाजमी तौर पे 2 हाइलाइटर भी होने चाहिए। तो कम से कम कोई भी 2 कलर के हाइलाइटर लाजमी हो। तारीखों के लिए अलहदा यूज करना है, कोई एक रंग ही यूज करना है तारीखों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे, एक खास तौर पे वॉल्यूम 2 के अंदर, वॉल्यूम 1 में नहीं। वॉल्यूम 2 में जगह जगह पे आएंगे, ये काम इतने दिनों में करना है, ये फलाने दिनों में करना है, महीनों में करना है। वो जो दिन और महीने जहाँ पे बोले जाएंगे उसके लिए आप एक खास हाईलाइटर यूज कीजिएगा, ताकि कभी भी उस पर जरा थोड़ा सा ध्यान रहता है, बार बार पढ़ता रहता है। और जो उसके बाद जो अहम चीज़ हो उसके अलावा कोई भी आप कलर यूज कर लो। लेकिन वैसे कम से कम 2 कलर होना जरूरी है। ये ना हो कि सारी किताब ही माशाल्लाह कलर कर दी जाए। अच्छा, ये भी दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है, जो अहम चीजें हों उनको आप वो कलर कर लो। ले बेटा, चैप्टर 1 कंपनी इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन। वैसे तो माशाल्लाह आप आईडू भी पढ़ के आए हो, उसमें कंपनी वो जो कारोबार करने के जितने भी तरीके थे वो थोड़े बहुत पढ़ के आए हो। कुछ चीजें अभी जो शुरुआत है आज हम डिस्कस करेंगे, ये मोस्टली उस तरह की होंगी जो कंपनी में आप पहले पढ़ के आए हो, उस तरह की बात है, कोई नया नहीं होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी होती क्या, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन और टाइप्स इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अथॉरिटी जो कंपनीज को बनाने और चलाने में जो ओवरऑल मामला को देखती हैं उनका भी डिस्कस करेंगे। एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी होगी, ये भी एक कंपनी ही होती है, खास तरीके से बनाई जाती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और कंपनी अगर बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं, ये सारा। और आखिर के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो फिलहाल इस उसमें वो मैं ये बच्चों पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा सारा फोकस टेस्टों पे होता है। ये आप कर लें। अगर किसी एमसीक्यूज के अंदर कोई दिक्कत होगी, कोई समझना चाहेंगे, यहाँ पे ये बताएंगे ये कैसे हुआ है, उसको लाजमी मेरे साथ आप चाहे उसकी तस्वीर लेकर सेंड कर दें। और वैसे भी अगर आप पढ़ रहे हो कोई पॉइंट जिसकी समझ ना आए तो आप उसको मुझे वैसे उसकी वो कोई स्क्रीन शॉट या कुछ इस तरह की कोई चीज़ सेंड कर दें, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको बता दूँ। तो बेटा, तो चैप्टर 1 द फ्यूचर ऑफ ए कंपनी शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे, बचपन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कारोबार करना चाहें तो कारोबार करने के 3 तरीकेकार होते हैं दुनिया में। यानी कि किस तरह का कारोबार नहीं, कारोबार करने के तरीकेकार की बात, किस तरह का कारोबार, वो तो जिस तरह का मर्जी कर लो, वो तो सैकड़ों तरीकेकार होंगे। लेकिन अगर हम कारोबार करना चाहें तो 3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो मेरे बच्चे जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई अकेला बंदा कारोबार शुरू कर ले अपना। यह बात होता है, हमारा दिल करता है कि नहीं अकेला नहीं, जरा थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, हम किसी के साथ मिलकर कारोबार कर सकते हैं। तो आप पार्टनरशिप बना के कारोबार कर लो। या एक तीसरा तरीकाकार होता है जो अकेला भी बना सकता है कारोबार, उस तरह का कर सकता है, और किसी के साथ मिलकर भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कि ये कंपनी अकेले बंदे की नहीं हो सकती, ये एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो जहां पे किसी कारोबार को एक ही बंदा बना और चला रहा हो, यानी कि ऐसा ये बनाने और चलाने का इतना ज्यादा रोल नहीं, ऐसा कारोबार जिसका एक बंदा मालिक हो, ऑनर है को, यानी कि रिस्क और रिवार्ड उसके लिए एक बंदा हकदार हो, जिम्मेदार हो, ऐसे कारोबार को हम कहते हैं ये सोल ट्रेडर है, और वो कंपनी ना हो। ये भी ध्यान रखें, ऐसा कारोबार जिसका एक मालिक हो और वो कंपनी ना हो, ऐसे कारोबार को हम कहते हैं ये सोल ट्रेडर है। अब इसमें जाहिर बात है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसमें सारा नफा नुकसान एक का होगा। एक बात मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, यहां पे मालिक एक होगा, ये नहीं होगा कि उस कारोबार में इंप्लॉय काम नहीं करेंगे, इंप्लॉय जितने मर्जी हो उसके अंदर, लेकिन मालिक सिर्फ एक होगा। अगर उस कारोबार में मालिक एक से ज्यादा हो, वो कभी सोल ट्रेडर नहीं हो सकता। ऐसा कारोबार जिसका एक मालिक हो, चाहे उसमें 1,000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, और वो कंपनी ना हो, वो हमेशा क्या कहलाता है, वो सेल ट्रेडर, सोल ट्रेडर कहलाता है, या इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। लेकिन अगर किसी कारोबार में मालिकों की तादाद एक से बढ़ जाए, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2, 2 से ज्यादा कितनी, क्योंकि अब दोनों सब्जेक्ट हमारे इकट्ठे हैं, तो वो जाके हम बीएलडी में दूसरा जो हमारा वॉल्यूम 1 है उसमें डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम कितनी तादाद हो सकती है। लेकिन अगर किसी कारोबार में मालिकों की तादाद एक से बढ़ जाए और वो कंपनी ना हो, ये शर्त है, वो कंपनी ना हो, तो उसके लफ्ज क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप, क्योंकि कंपनी को पार्टनरशिप नहीं बोलते। कंपनी में एक से एक मालिक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो बेटा, तो ऐसा कारोबार जिसमें एक मालिक हो, सोल ट्रेडर। ऐसा कारोबार जिसमें एक से ज्यादा मालिक हो, कम से कम 2, कम से कम 2। अगर 2 लोगों ने कारोबार शुरू किया हो, एक मर गया हो, ये एक छोड़ के चला गया हो, तो दोबारा कंपनी क्या बन जाती है, वो कारोबार क्या बन जाता है, सोल ट्रेडर। अगर वो अकेले ही कारोबार लेकर चल रहा हो, क्योंकि पार्टनरशिप की निशानी ही क्या है, लाजमी तौर पर उसमें कम से कम 2 मालिक होने चाहिए और वो कंपनी ना हो। और अगर किसी कारोबार में ज्यूम कर लो
कि कोई आप कंपनी बना के करना चाहें तो कंपनी भी बना के कर सकते हो। आप कंपनी के बारे में आपको एक बिल्डिंग दिखाई है, ये क्यों दिखाई है? क्योंकि मेरे से कंपनी खुद एक इंसान होती है। यहाँ पे मुझे अलग से इंसान दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद एक इंसान होती है। जो भी हम डिस्कस करेंगे कि सर ये कैसे इंसान होती है, ये भी बिल्कुल आपकी तरह की इंसान होती है। बोला बात है, ये भुट्टो होती है वो आपको नजर नहीं आती, जैसे भुट्टो जिंदा भी है और नजर नहीं आता सिंधियों को। तो खैर, तो बेटा अब अगर कल आपके पास पैसा हो, क्योंकि कोई भी कारोबार करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो आप सोचेंगे सर ये तीन तरीके आपने बताए थे कि हम सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार कर सकते हैं, पार्टनरशिप बना के भी कारोबार कर सकते हैं और कंपनी भी बना के कर सकते हैं। तो किस तरह का कारोबार हमें करना चाहिए, उसके क्या फायदा नुकसान? मैं अगर सोल ट्रेडर तो वो क्यों करूं, उसका क्या फायदा नुकसान है? अगर हम पार्टनरशिप करें या कंपनी बना के करें तो क्या फायदा नुकसान है, क्यों लोग करते हैं? थोड़ा सा देखिएगा, लोग इन तीन डिफरेंट तरह के कारोबार में क्यों इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप कम अकली है। आज के दौर में अगर मैं किसी को कहूँ, कोई शायद खुदा ना खासा, मैं शरीयत के लिहाज से बात नहीं कर रहा फिलहाल, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक मुआशरती बात कर रहा हूँ, जो कि होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप ये कम अकली है, क्योंकि लोग अपने आप को बचाएं और कंपनी बनाएं। लेकिन शरई तौर पे अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो आप ही जिम्मेदार होने चाहिए। ये ना हो कि आप उसको ऐसी चीज दिखा दो जो हो ही ना। वैसे अगर बाजार देखा जाए, लेकिन माशाल्लाह हमारे मौलवी इस मामले में, वो इस मामले में साथ ही खड़े हैं, वो खुद भी शेयर होल्डर हैं, वो खुद भी माशाल्लाह कंपनियों के मालिक हैं, सारा कुछ मामला। लेकिन वैसे तो बनता तो नहीं कि आपने किसी का नुकसान किया हो और जिम्मेदारी के लिए आप कह रहे हैं कि वो बंदा जिम्मेदार है और वो हो ही नहीं। खैर अजीब सा मामला है। खैर, तो बेटा अगर हम सोल ट्रेडर का कारोबार करना चाहें तो इसमें देखिएगा, अज्यूम कर लो एक मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए, इसके पास अज्यूम कर लो 10 मिलियन है। इसने बड़ी मेहनत से ये 10 मिलियन कमाया। इसने सोचा कि चलो अब पाकिस्तान में चलते हैं और वहां पे जाके कारोबार करते हैं। इसको क्या पता कि पाकिस्तान में शोबाज शरीफ लगा हुआ, तो इसके कारोबार का हाल क्या होगा। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान में मेरे से 10 मिलियन कमा के लेकर आए। इसने कहा कि कौन सा कारोबार शुरू करूं? इसने कहा कि यार ऐसा करते हैं, रिटेल का कारोबार करते हैं। इसने कोई बड़ा सा मेरे से कोई सुपर स्टोर खोल लिया। इसने कहा कि रिटेल का कारोबार करते हैं। 10 मिलियन था इसके पास, अज्यूम कर लो कि इसने 10 में से 6 मिलियन इस कारोबार के ऊपर लगा दिया और बाकी 4 मिलियन इसने अपने घर बार पे और अपने बैंक शैंक में रख लिया, ताकि बच्चों के मामला तो सारा कुछ रख सके। तो 4 मिलियन इसके घर पड़ा हुआ, ये बैंकों में पड़ा हुआ अपने घर बार को चलाने के लिए, और 6 मिलियन उसमें से उठा के 10 में से इसे कारोबार में लगा दिया। अब इसकी तरफ से मेरे बच्चे कितना कारोबार में पैसा गया है? 6 मिलियन। इसके अलावा मेरे बच्चे उस कारोबार को चल जब शुरू हुआ तो कुछ और भी कुछ सामान की जरूरत पड़ी। सम टाइम अज्यूम कर लो कि इसने 4 मिलियन का किसी सप्लायर से उधार पे सामान उठा लिया। और जब मजीद कभी पैसों की जरूरत पड़ी, कोई रेंट शेंट देना था या कुछ इस तरह का मामला, ये सामान उठाना था, इसे एज्यूम कर लो 3 मिलियन का इसने किसी बैंक से लोन भी ले लिया। तो बीच में इसने किसी बैंक से लोन भी ले लिया और किसी सप्लायर से 4 मिलियन का उधार पे सामान भी उठा लिया। ये ओवरऑल में रचे अभी तक इस कारोबार में ये पैसा लगा हुआ। अज्यूम कर लो ये कारोबार अगर तो चलता जाए, बड़ी अच्छी बात है। वो तो हम उसको तो डिस्कस ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो हम पढ़ने लगे हैं। अगर अज्यूम कर लो कि ये कारोबार कल डूब जाता है, अगर ये कारोबार, अगर ये नुकसान हो जाए, डूब जाए, तो फिर क्या हो? अब कौन किसके लिए जिम्मेदार होगा? अज्यूम कर लो ये कारोबार डूब गया और मेरे से चलो ये तो 6 मिलियन तो इसका अपना लगा हुआ था, वो तो डूबने ही डूबना था। अब ये जो सप्लायर है या ये जो बैंक है, ये मिस्टर ए के पास आए और मिस्टर ए को आके कहा कि सर वो हमारे पैसे, वो तो हमें वापस कर। मिस्टर ए ने उनको कहा कि देखो वो जो आपने 4 मिलियन का सामान दिया था, जब बैंक को कहा कि वो जो 3 मिलियन का उधार दिया था वो किसको दिया था? तुमने कारोबार के लिए दिया था ना? कहता हाँ, तो कारोबार के लिए दिया। कहता कारोबार तो डूब गया। तो इन्होंने कहा कि उससे हमारा क्या? कहता क्यों नहीं, आपका आपने कारोबार के लिए दिया था ना, जब कारोबार डूब गया तो आपके पैसे भी डूब गए। इन्होंने क्या किया, देखो बात सुने। मिस्टर ए को कहा कि सर आप और आपका कारोबार कौन सा कोई लहदा लहदा कोई इंसान था? आपका कारोबार कोई इंसान थोड़ी ना कि हमने, देखो इंसान के साथ लेन देन होते हैं, आपका कारोबार कोई इंसान तो था नहीं। हमने अगर कारोबार को के पैसे दिए थे, वो आप ही उसके आगे थे, आप ही वो चला रहे थे कारोबार, और लेन देन इंसान के साथ होता है। तो सर हमने तो आपके साथ लेन देन किया, कारोबार के साथ तो लेन देन ही नहीं किया। उसने कहा कि नहीं नहीं, जो मर्जी हो, आपने पैसे तो कारोबार को दिए थे और मेरा भी 6 मिलियन डूब गया है, आपके भी डूब गए। इन्होंने कहा कि सर या तो इस कारोबार को साबित करो कि ये इंसान है, ये हमारे पैसे लेकर डूब गया है, लेकिन हमें लग रहा है या जो बनता है, हमने आपको पैसे दिए हैं, आपके कारोबार को नहीं दिए पैसे। जो भी है ये नहीं माना, तो जिम कर लो मामला चला गया अदालत में। अदालत में मेरे बच्चे अब वहां पे ये साबित करने में नाकाम हो गया कि कारोबार इंसान था। तो अदालत ने मिस्टर ए को कहा कि भैया मिस्टर ए, इन्होंने जब आपको ये उधार वगैरह दिए, वो आपको दिया है, इस कारोबार को नहीं दिया। क्योंकि सोल ट्रेडर के अंदर ज्यूम कर लो कारोबार ये पीछे है और बंदा उसके फ्रंट पे दुनिया को फेस कर रहा होता है। यानी कि दुनिया का जो लेन देन होता है उस इंसान के साथ होता है, जो जिसका कारोबार है, उस कारोबार के साथ किसी तरह का लेन देन नहीं है। वही बात सिंपल मैंने आपको बताया कि ये जितना भी लेन देन है ये किसके साथ होता है? इंसानों के साथ। और कारोबार इंसान सोल ट्रेडर में नहीं होता।
तो यहां पे फिर बैंक उसे अदालत ने हुक्म दिया कि मिस्टर ए, चलो भैया इनका 4 मिलियन और इनका 3 मिलियन भी आप पूरा करो। उस बेचारे को अपना घर बार भी बेचना पड़ा, और हो सकता कहीं और से उधार पकड़ पकड़ा के इन लोगों के लोन वापस किए। इनके सादा अल्फाज में इसका अपना पैसा भी डूब गया और अपना घर बार भी गया। होता क्या सोल ट्रेडर के अंदर, यहाँ पे उस इंसान की जो कारोबार का मालिक होता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? जब तक उस कारोबार की जो उसने किया हो उसकी सारी लायबिलिटी पे नहीं कर देता, इसकी जान नहीं छूटेगी। अगर ज्यादा से ज्यादा देखो ना, इसका 7 मिलियन पे करना था, अज्यूम कर लो इसे कारोबार में भी अभी कुछ एसेट पड़े हुए थे, इसने वो सारे एसेट इकट्ठे किए, वो बने उसके 3 मिलियन थे। लेकिन 4 मिलियन तो अभी भी कम है। वो 4 मिलियन अपने घर से उठाया, वो भी साथ ऐड किया, और 7 मिलियन लोगों की लायबिलिटी पे की। यानी कि इंतहाई रिस्की कारोबार होता है सोल ट्रेडर के तौर पर। कल ये कारोबार, हाँ ये फायदा जरूर होता है कि आप अकेले मालिक होते हैं, अकेले फैसला साज होते हो, सारा फायदा अकेले बंदे को मिलता है। लेकिन नुकसान क्या होता है कि मेरे बच्चे, कल अगर वो कारोबार डूब जाए तो आपका घर बार भी जा सकता है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। यानी कि जब तक सारे कारोबार की लायबिलिटी पे नहीं करोगे आपकी जान नहीं छूटेगी। अब मेरे बच्चे अज्यूम करो ये तो हो गया सोल ट्रेडर, इसलिए इसके फायदे नुकसान। यार आपको किसका दिल करेगा कि सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार करें, लेकिन उसके बावजूद हम करते हैं क्योंकि कम अकली है या कम इल्मी है। दूसरा मेरे बच्चे, अगली बात आती है पार्टनरशिप की। अज्यूम कर लो मिस्टर ए वही दोबारा गया, कमा शमा के मेरे बच्चे 10 मिलियन फिर कमा के लेकर आया। इसने वापस जब पाकिस्तान में आया तो उसने कहा कि इस दफा मैं फिर कारोबार करूंगा। फिर उसने सोचा कि मैं दोबारा से रिटेल में ही कारोबार करूंगा। उसने लेकिन सोचा कि लास्ट टाइम तो मैं अकेला था, फंस गया। मैं चाहता हूँ कि इस दफा मैं अकेला कारोबार ना करूं, सारा रिस्क मैं ही ना उठाऊं। उसने अपने दोस्त मिस्टर बी से कहा कि मिस्टर बी, अगर आप बुरा ना माने तो हम मिलकर कारोबार करें। उसने कहा कि ठीक हो गया। यहाँ पे अज्यूम कर लो इस कारोबार के लिए इनको चाहिए था 10 मिलियन। 10 मिलियन जो मिस्टर ए कमा के लेकर आया था उसने 5 मिलियन अपनी तरफ से इस कारोबार को दिया, और 5 मिलियन मिस्टर बी से लिया। तो दोनों ने मिलकर 10 मिलियन इकट्ठा किया और ये कारोबार शुरू कर दिया। हम मेरे बच्चे अज्यूम कर लो हम चलते हुए कारोबार को डिस्कस नहीं कर रहे, हम वर्स्ट कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। अगेन ये मेरे बच्चे ये कारोबार भी डूब गया। इससे पहले वो सप्लाई भी बीच में ले आओ कि सप्लायर से इन्होंने 3 मिलियन का सामान उधार पे खरीदा, और बैंक से भी मेरे बच्चे इन्होंने 3 मिलियन का उधार लिया। 6 मिलियन यहाँ पे फिर लोगों का उधार। हुआ क्या कि ये कारोबार भी अज्यूम कर लो डूब गया। अब मेरे बच्चे ये दोनों लोग फिर इनके पास आए, इनको आगे कहा कि भैया हमारे पैसे वापस करो। इन्होंने, मिस्टर ए भी था साथ ही, इन्होंने फिर वही कहानी सुनाई कि याद है तुम्हें कि हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि भाई कारोबार है तो वहां से पैसे रिकवर करो। कहते लास्ट टाइम तुझे याद है, फिर हम अदालत में गए थे और वहां पे जाके तुझसे ही पैसे रिकवर किए। कहता कि अब हम पार्टनरशिप के तौर पे कारोबार कर रहे थे, अब वो कारोबार से ही पैसे रिकवर करो। फिर वो इनसे यही बहस कर रहे हैं, या तो ये बताएं ये पार्टनरशिप का कारोबार इंसान है, अगर ये इंसान नहीं तो हमारा तो इंसानों से लेन देन हुआ है, उसके मालिकों से, आप मालिक जिम्मेदार हो। ये फिर नहीं माने, मामला फिर अदालत में गया। फिर यहाँ पे ये लोग इस बात को साबित करने में नाकाम हो गए कि कारोबार खुद एक इंसान है। तो फिर वहां पे अदालत ने यही हुक्म दिया कि भैया अगर कारोबार इंसान नहीं है तो फिर इसके लोगों की लायबिलिटी कौन पे करेगा? वो आप लोग पे करेंगे। यानी कि कारोबार की लहदा कोई हैसियत नहीं है। पार्टनरशिप के कारोबार के अंदर भी मालिकों की ही दुनिया के सामने हैसियत होती है, कारोबार की अपनी कोई हैसियत नहीं होती। यानी कि सारी जिम्मेदारी किस पे होती है? मालिकों की। तो इन्होंने बेचारों ने फिर क्या किया, मान लो कि सारे असर बेचे, वहां से अज्यूम कर लो कि 2 मिलियन इकट्ठा हुआ होगा, तो 2 मिलियन एक बंदा और 2 मिलियन दूसरा बंदा अपने घर से लेकर आया, तो 6 मिलियन की लायबिलिटी पे की। फिर घर वाला लग गया। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, अब हम बात करते हैं कंपनी की। मिस्टर ए दोबारा से बाहर गया और पैसा कमाकर पाकिस्तान लेकर आया, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ कमाकर लेकर आ सकते हो, यहां से लेकर नहीं जा सकते अनलेस के आप इंतहाई बेशरम करप्ट किस्म के ब्यूरोक्रेट, करप्ट किस्म के सियासतदान, करप्ट किस्म के जर्नैल और करप्ट किस्म के इस तरह के लोग हैं, तो फिर माशाल्लाह आप यहां से पैसा लेकर भी जा सकते हैं। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, इन सारे लोगों जिनके मैंने नाम बोले हैं, इन सब लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं बाकी मुल्कों के अंदर। यहां से पाकिस्तान से पैसा लेके जाके इन्होंने बनाया, वहां पे तो ये कारोबार करते नहीं, वहां पे सिर्फ किताबों के अंदर जो भी है, खैर गोली मार। बेईमान होना उसके लिए जरूरी है अगर ये इस तरह का काम करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बेईमानों से तो पाकिस्तान भरा पड़ा है। यानी कि हर कोई बंदा उतना की ईमानदार है जितना कि उसको मौका नहीं मिला हो। जिस जिस लिहाज से मौका मिलता जाता है वो माशाल्लाह उसकी ईमानदारी नजर आ। मैं भी पता नहीं कि अल्लाह माफ करे, इतना शुक्र है अल्लाह ने कभी उसमें मुसीबत में डाला नहीं। अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन आती तो यकीन कर लो कि शायद मैंने भी कोई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला ही बचाने वाला है। दबड़, ये 10 मिलियन कमा के लेकर आया, इसने कहा कि फिर कारोबार करूंगा। ढीठ किस्म का इंसान है मिस्टर ए। इसने क्या किया, इसने कहा कि फिर क्या करूंगा, फिर वही रिटेल का कारोबार। लेकिन इस दफा वो कहता है कि अज्यूम करो मैं 10 मिलियन लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं कि इस कारोबार में जो 5 मिलियन लगा दूं। ये जो 5 मिलियन लगा दूं, अज्यूम कर लो ये मेरे पास अजाफी है, 5 मिलियन उसे अपना दोबारा घर बार बनाया। उसने कहा 5 मिलियन मेरे पास अजाफी पड़ा हुआ, ये अजाफी है मेरे पास, मैं चाहता हूं इसे ये कारोबार शुरू कर दो। लेकिन कल अगर ये कारोबार डूबे तो मेरा सिर्फ 5 मिलियन डूबे, लोग मेरे घर बार की तरफ ना देखें।
ये इस तरह की चीज चाहता है। इस चीज के मकसद के लिए वो आया आपके पास। आपको आके उसने कहा कि भाई ये इस तरह का कॉम्बिनेशन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कारोबार शुरू करूँ, उस कारोबार में मेरे पास 10 मिलियन में 5 मिलियन लगा दूं, 5 मिलियन मेरा घर बार में पड़ा हुआ, और अगर वो कारोबार डूबे, मेरा सिर्फ 5 मिलियन डूबे, उसके अलावा मैं जिम्मेदार ना हूं, क्योंकि डूबना नुकसान तो होना है, ये तो नहीं कि बिल्कुल नहीं होना। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने उसको मशवरा दिया कि सर इसका बिल्कुल एक तरीकाकार है, आप इस दफा ये जो रिटेल का कारोबार करोगे, आप इसको कंपनी बना के कारोबार करो। जब आपने लफ्ज बोला कंपनी बना के करो, एकदम से जो करना हुआ, इससे क्या होगा? कह रहा कि सर जिस दिन आप इस कारोबार को कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवा लोगे, या एक लफ्ज बोला करेंगे इनकॉर्पोरेट, फिलहाल आपके लेवल के ऊपर ये दोनों लफ्जों का मतलब क्या है, कंपनी को बनाना। कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर लो चाहे इनकॉर्पोरेशन कर लो, अगर आप कंपनी को रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट कर ले, कंपनी बना लो, तो जिस दिन कंपनी रजिस्टर, इस दिन यह काम होना जरूरी है। जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट होती है, उस दिन कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है, और ये इंसान भी बिल्कुल वैसा इंसान होता है जैसे आप लोग हो, हमारी तरह का इंसान। यानी कि है, ये देखो कारोबार है, लेकिन इस कारोबार को जिस दिन कानून के तहत, ये कंपनी एक्ट 2017 भी हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, अगर इसको कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड करा लो, इनकॉर्पोरेट कर लो, ये कारोबार खुद इंसान बन जाता है। ये कानून कहता है पाकिस्तान का। अब इसने क्या किया, आपके कहने पे मेरे बच्चे उस कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लिया, और 5 मिलियन उसके अंदर लगा दिया। कैसे लगाते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। 5 मिलियन लगा दिया। इसके अलावा मेरे बच्चे इसको जब अज्यूम कर लो, ये था तो रिटेल का ही कारोबार, इसको जब सप्लाई की जरूरत पड़ी, इसी तरह उसने वो 3 मिलियन का उधार उठाया सप्लायर से, और जब पैसों की जरूरत पड़ी तो अज्यूम कर लो 3 मिलियन का उधार उठाया बैंक से भी। अज्यूम कर लो ये कारोबार भी डूब गया, कंपनी को गारंटी नहीं होती कि वो चलेंगे, वो भी डूब सकती है। तो मेरे बच्चे जैसे हमारे मुल्क में एक कंपनी है वो डूब रही है आजकल, उसको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। कहने का मतलब कि ये कंपनी भी डूब सकती है। अब हुआ क्या कि जब ये कंपनी डूबी, तो मेरे अच्छे ये जो क्रेडिटर थे, ये दोबारा मिस्टर ए के पास आए, उनको कहा कि चलो भाई पैसे दो। मिस्टर ए ने फिर कहा कि भाई देखो आप लोगों ने उधार दिया था उस कारोबार को, उन्होंने दूसरी ओर चपेड़े मार दो, बेशर्म। वो हर दफा ये कहानी शुरू कर देता है। कह रहे इस दफा पूरी बात सुनो। कह रहा कि आपने ये जो उधार दिया था 3 मिलियन का, सप्लाई ने माल सप्लाई किया, और बैंक ने जो उधार दिया था ये दिया था मेरे कारोबार का, तो आप उस कारोबार से रिकवर करो। वो कहता है कि ये लोग कहते हैं कि हम तुझे पहले 2 दफा अदालत में लेके जाके घसीट के दिखा चुके हैं कि तेरे कारोबार इंसान नहीं है, तो इंसान होगा कोई लेन देन का जिम्मेदार होगा, वो इंसान ही नहीं है, तो आप जिम्मेदार हो। कहता है इस दफा लेकर दिखाओ, जिस अदालत में जाना है जाओ, इस दफा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। भाई अज्यूम कर लो ये चले गए फिर अदालत में। मिस्टर ए भी आज, उसने कलफ वाले कपड़े पहने हुए, काला कोट पहना हुआ है, वो भी अदालत में गया। उसने जाके जज साहब के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन के। सर ये देखें, इन्होंने ये कह रहे हैं ना, इन्होंने मान लो ये सीएफई लिमिटेड को ये सारा कुछ दिया हुआ। हाँ सीएफई लिमिटेड को दिया हुआ, अज्यूम कर लो। तो वो कहता है कि सर ये देखें, ये कंपनी मैंने रजिस्टर करवाई थी, ये सारा उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब शायद इनको बेचारों को ना पता हो कि ये भी कुछ इस तरह का भी कॉन्सेप्ट होता है, ये कंपनी कारोबार भी इंसान बन सकता है। तो वहां पे जैसा माशाल्लाह हमारी अदालतों जैसे जज नहीं थे, जैसा पढ़ा लिखा बंदा था, उसने जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, उसने कहा कि भैया इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये जो कारोबार है, ये जो कारोबार है, ये खुद एक इंसान है, ये खुद एक इंसान है, ये खुद एक इंसान है, और ये भी इंसान बिल्कुल वैसे इंसान है जैसे आम इंसान है। तो आप लोगों ने जो पैसे लेने हैं वो इस इंसान से लेने हैं, मिस्टर ए से नहीं लेने। आप मेरे बच्चे, ये जो क्रेडिटर हैं ये किससे पैसा मांगेंगे? इस इंसान से, सीएफए लिमिटेड से। अज्यूम कर लो अब उस इंसान के पास जो सारे एसेट पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं 2 मिलियन। उसने 2 मिलियन में से 1 मिलियन दिया सप्लायर को, 1 मिलियन दिया बैंक को, और 2-2 मिलियन अभी भी इनका पड़ा हुआ। अब ये बाकी 2 मिलियन के सोच रहे हैं कि ये जो 4 मिलियन उसका क्या करें, वो अब किससे रिकवर करें? इसकी तरफ देखते हैं, ये तो अब देनदार नहीं, इसका मतलब इन लोगों का पैसा डूब गया। अगर आप कंपनी बना के कारोबार करते हो, तो मेरे बच्चे आपकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपकी आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। अच्छा ये नहीं कि होती ही नहीं, नो लाइबिलिटी लफ्ज नहीं लिखा, मैंने लफ्ज में क्या बोला, यहाँ पे लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड हो जाती है। मतलब आपकी लाइबिलिटी है तो सही, लेकिन वहीं तक महदूद होगी जितना आपने उस कंपनी में पैसा लगाया हो। क्योंकि कंपनी जब डूबेगी ना, अज्यूम कर लो ये बिल्कुल किश्ती की तरह है। जब कोई कश्ती डूबती है तो उसमें जो सामान पड़ा होगा वो भी तो डूबेगा साथ। तो ये जो पैसे आपने रखे थे कंपनी के अंदर, जो आपने इन्वेस्ट किए थे, वो कंपनी के पास से जब कंपनी डूब रही होगी, वो पैसे आपके आपको वापस देकर नहीं डूबेगी, वो साथ लेकर डूबेगी। आपका तो उतना ही पैसा डूबेगा जितना आपने उस कंपनी में लगाया था, उसके जो शेयर शूज खरीदेंगे देखेंगे आगे जाके। उसके बाद मेरे अच्छे इन लोगों का, जिन लोगों ने उस कंपनी के साथ लेन देन किया हो, उन लोगों का पैसा भी यहाँ पे डूब जाएगा। क्या वो मालकों से रिकवर नहीं करेंगे? नहीं, मालकों से रिकवर नहीं करेंगे। उनका जो लेन देन था वो इस इंसान के साथ था, ये खुद इंसान, इस इंसान के साथ लेन देन।
अब वो इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपना घर बार बेच के देता है। आम इंसान जो होता है वो कहां से पैसे देता है, घर बार बेच के। ये कंपनी भी क्या करेगी, अपने सारे देखो, सीएफई अगर एक कंपनी है, सीएफई अपना घर बार बेच के आपको पैसे वापस कर देगी, जो जितने एसेट शैसेट है, जमीन शमीन सब बेच के आपको पैसे दे देगी। लेकिन उसके बाद भी अगर पैसे हैं आपके सीएफई, अब कहां से देगी वो। और ये आम इंसान तो है नहीं जिसको पकड़ के आप चपेड़े मारे और गली में घसीटें, क्योंकि ये तो भुट्टो है, नजर ही नहीं आता। क्या केस किस पे करेंगे, कंपनी खत्म होगी ना। जब खत्म होती है तभी आप एसेट बेचती है कंपनी, पढ़ेंगे। खैर वो तो टेम्परेरी डिलीट करनी है। यानी कि कंपनी ने अपने आप को खत्म करके सब कुछ जो था उनको दे दिया। उसके बाद में उनकी लायबिलिटी पूरी नहीं हुई तो उन लोगों का पैसा डूब जाता है जिन्होंने उस कंपनी से पैसे लेने होते हैं। इसलिए आपको चौकन्ना रहना पड़ता है कि जिसके साथ लेन देन कर रहे हो क्या वो सामने कंपनी तो नहीं। अगर कंपनी हुई और कल वो डूब गई तो अपने एसेट बेच के ही आपको पैसा वापस करेगी। अगर ना हुआ तो उस तरह का मजा नहीं आएगा आपको जैसे इंसानों से पैसे पैसे नहीं, कोई गल नहीं है, कोट के कहना जा हूं ना दे पैसे। अल्लाह माफ करे, ऐसे ही होता है ना कि समटाइम किसी को कोई बुरा भला कह दो किसी को, और फिर कहते हैं कि जा हम पैसे की लोड़ ही नहीं। तो यहाँ पे तो नहीं होगा इस तरह का मामला, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिलेगा, कंपनी नजर थोड़ी आती है। तो कंपनी आम इंसान की तरह उसकी खुद की लायबिलिटी हम पढ़ेंगे अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, जैसे आम इंसान अपना घर बार बेच के देगा, कंपनी भी अपना घर बार एसेट बेच के आपको दे देगी। अगर उसके बाद भी कुछ ना बचा तो फिर एक्चुअली उन लोगों का पैसा डूब जाता है जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने। मालकों का बीच में कुछ नहीं होता। मालकों का उतना ही पैसा डूबता है जितना उन्होंने उस कंपनी में कभी शेयर खरीदते हुए लगाया होगा। इसको देखेंगे आगे कैसे लगाते हैं। तो ये तीन तरह के कारोबार होते हैं। खुद सोचो, जब आपने ये तीनों तरह के कारोबार पढ़े हैं तो किसका दिल करेगा कि हम सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की तरह अपना घर बार उजाड़ें। हैं, उनका तो होगा। अब अमीर लोग हमेशा कंपनी बना के कारोबार करते हैं, उनके कारोबार घाटे में चले जाते हैं, लेकिन उनके कभी सफेद पोशी उनकी खत्म नहीं हुई है। घर में उसके बावजूद बारबेक्यू पार्टियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ वैसे ही है। और माड़ा बंदा है, छोटा सा कोई ढाबा भी खोल ले, वो बंद होने की देर है माशाल्लाह घर बार भी चला जाता है साथ। पता चलेगा उसमें पता नहीं कितना के बेचारे ने वो चीनी पत्ती भी वहां पे उधार पे लेता है, उसके पैसे भी नहीं आप उसके पास। तो कहने का मतलब कि कोशिश करो, चाहे चाहे सर्दियों में अंडे ही क्यों ना बेचो, कंपनी बना के बेचो। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे। अगर कारोबार के तौर पे करना है आपने, अगर मजबूरी है तो बोला ना मामला, बेचारा क्यों कहाँ पे जाके करेगा उसको। है, तो अंडे बेचने वाले बड़ी बड़ी सारी इस तरह की मेरे पोल्ट्री की कंपनियां हैं। हैं? वो जरा थोड़ा सा क्योंकि बड़े पैमाने पे हैं, उसको हम उस तरह नहीं समझते, वो भी तो सर्दियों में अंडे बेच रहे हैं, लेकिन कंपनियां हैं। हमें वो बेचारा उस तरह का मासूम बच्चा ना ना समझो, वो जो मासूम बच्चे हैं जो घर के जिम्मेदार हैं बेचारे। लो बेटा, अब जरा देखिएगा, ये थोड़ी सी बातें क्योंकि बिल्कुल छोटी बच्चों वाली बातें हैं, इसको आप जरा थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। सोल ट्रेडर हमने डिस्कस किया है। सोल ट्रेडर जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसमें एक मालिक होता है, उसी का पैसा लगा होता है, लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, और कानून की निगाह में उसके कारोबार की कोई इंसानों वाली हैसियत नहीं होती, उसकी अपनी हैसियत होती है। सोल ट्रेडर एक इंडिविजुअल होता है, हम इंसान, हु ओन एंड रन हिज आर हर ऑन बिजनेस, जिसका अपना कारोबार होता है। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस, इसका मतलब क्या है, कानून उसके कारोबार को इंसान के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करता, यानी कि इंसान नहीं मानता। सोल ट्रेडर के कारण उस इंसान को इंसान मानता है, मतलब उसके मालिक को इंसान मानता है, कारोबार को इंसान नहीं मानता। कारोबार इंसान होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। लॉ रिकॉग्नाइज ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट, जो मालिक जो चला रहा है ना, कानून की निगाह में उसी की हैसियत है इंसान वाली, वही जिम्मेदार है। उसका कारोबार इंसान ही नहीं, जब इंसान ही तो किसी चीज का जिम्मेदार नहीं है। दुनिया के अंदर सिर्फ जिम्मेदारी इंसानों की है, ना जानवरों की जिम्मेदारी, ना बेजानों की जिम्मेदारी, उसके अलावा चरिंद परिंद किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। सिर्फ एक बंदा जिम्मेदार है, वो इंसान है। अगर आपने कहना कि नहीं नहीं सर ये अल्लाह माफ करे ये कुत्ता भी जिम्मेदार है, तो पहले उसको आपको इंसान कंसीडर करना पड़ेगा, मादत के साथ। मादत के साथ इस तरह की बात सब समझा रहा हूँ आपको, कानूनी चीज समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, अगर कुत्ता भी किसी को काट ले उसके मालिक को पकड़ा जाता है, क्योंकि कुत्ता इंसान नहीं है। हैं? पिछले दिनों में आपने देखा होगा, अल्लाह माफ करे, इस तरह का मामला। आप देखो ना, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, गाड़ी ने खुदा ना खासा क्योंकि जज का पुत्र था, उस बेशर्म ने वो दो बेटियों उनको उनको एक्सीडेंट में उनको कत्ल किया है उसको, बेचारे ये थोड़ी एक्सीडेंट, कत्ल किया उनको। उसने खुद थोड़ी खुदा ना खासा के उन पे हाथ उठाया, गाड़ी ने मारा ना, गाड़ी को पकड़ो। लेकिन गाड़ी इंसान नहीं है, जिम्मेदार वही होगा जो इंसान है। लेकिन मजे का अभी पता चलेगा, वो जज का पुत्र भी इंसान नहीं है, वो भगवान है। अल्लाह माफ करे, यहाँ पे ये छोटे छोटे भगवान हैं। तो अब देखना उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, दो घरों की मान लो कि दो जानों को उसने खत्म कर दिया, अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो बड़े सुकून से 4 दिनों के बाद वो सुलह हो जाएगी उनकी, आपस में वो माफ कर देंगे घर वाले, और वो बंदा बाहर हो। खैर, इंडिविजुअल इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस एंड इज आल्सो पर्सनली लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ द लॉ बाय द बिजनेस।
यानी कि अगर कारोबार कोई गैर कानूनी काम करे ना, जिम कर लो मैं सोल ट्रेडर का कारोबार कोई बना के बैठा हूँ, वहां पे मैं कोई मंशियात का कारोबार कर रहा हूँ, या वहां पे मैं कानून के मैंने वापडा वालों की बिजली डायरेक्ट कुंडियां लगाई हुई है वहां पे दुकान के अंदर, गैर कानूनी काम कर रहा हूँ ना। मैं कहूंगा दुकान के लिए कर रहा हूँ, दुकान को ज्यादा से ज्यादा कुछ कहो जो कहना है, वो कानून कहता है कि नहीं हम किसको पकड़ेंगे, मालिक को पकड़ेंगे। तो अगर उस कारोबार के थ्रू अगर कोई गैर कानूनी काम करे, कुछ भी करे, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, मालिक। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर यही कुंडियां कंपनी ने लगाई हो, कंपनी जिम्मेदार होती, मालिक जिम्मेदार नहीं होते। ये याद रखिएगा, कितना कितना कमाल का काम है। आप कहोगे घर भी हमारा कंपनी है, सीधी कुंडियां लगाओ जो दिल करे करो, सच्ची बात बता रहा। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कौन होगा घर में, हाँ बोले ना बात, वो घर बार बिक के पे करना पड़ेगा बात तो फिर वहीं पे चली जाएगी, तो बेहतर नहीं। लो बेटा, उसके बाद पार्टनरशिप में भी हमने डिस्कस कर ली कि पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये जरूरी है। अगर एक बंदा रह जाए कभी पार्टनरशिप होती ही नहीं। अज्यूम कर लो हम सब लोग यहाँ पे सीएफई के पार्टनर हैं, आप लोग सीए करते गए, यहाँ से निकलते गए, बाहर तो छोड़ छोड़ के जाते गए, एट द एंड अज्यूम कर लो सिर्फ मैं ही बच गया। वही कारोबार है जो हम पार्टनरशिप में करते थे। आखिर तक जब दो लोग भी थे हम पार्टनर थे, ये पार्टनरशिप कारोबार था। लेकिन अगर वो जो एक बंदा आखिरी रह गया था वो भी चला गया कि भैया मैं भी सर अब जा रहा हूं, तो उसके बाद मेरे बच्चे में अकेला रह गया, अब ये पार्टनरशिप नहीं है। चाहे वो पार्टनरशिप कारोबार ही अकेला बंदा चला रहा हो, वो चला रहा है मतलब मालिक एक हो, वो पार्टनरशिप नहीं होती। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस, जाहिर बात है हर बंदा पैसे लेकर आता है, लाजमी नहीं होता वैसे, इस तरह ये स्टेटमेंट लिखी है तो हम पढ़ लेंगे। कुछ लोग स्किल्स लेकर आते हैं, कुछ पैसा लेकर आते हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज ए पर्सन, उसी सेम तरह जैसा सोल ट्रेडर का कारोबार कानून की निगाह में इंसान नहीं होता, पार्टनरशिप का कारोबार में इंसान नहीं होता। और इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल ज्वाइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे जो मालिक होंगे, हर मालिक, ये कैसे होगा, ये हम इंशाल्लाह पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के अंदर। कि assume कर लो कि ये मिस्टर ए और बी पार्टनर है, इन्होंने किसी मिस्टर सी का 1 मिलियन पे करना, ये दोनों इक्वल पार्टनर है, वैसे तो इन्होंने 5 लाख इसने देना था, 5 लाख इसने देना था। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर याद रखना कि उस पूरी की पूरी लाइबिलिटी के लिए दोनों मिलकर भी लायबल हैं, और अलहदा अलहदा भी पूरी लाइबिलिटी के लिए लायबल है। जस्ट एग्जाम्पल, मिस्टर सी चाहे तो ये 10 लाख दोनों से रिकवर कर ले, दोनों पे केस कर दे इकट्ठा, 5-5 लाख जैसे मर्जी वो करें, उसने तो पैसे लेने हैं, वो चाहे जैसे मर्जी करें, दोनों पे केस करके भी पैसा रिकवर कर सकता है। मिस्टर सी चाहे तो किसी मिस्टर एक पर ही केस करे और 10 का 10 लाख उसी से रिकवर करें, और कानूनी तौर पर उसको देना पड़ेगा, याद रखना। इसलिए कहते हैं कि जब आप पार्टनर इस तरह किसी को बना रहे हो अपने साथ बिजनेस पार्टनर, तो बड़े सोच समझ के बनाना, जब भी उसमें कुछ गलत करेगा, उसकी जो भी लाइबिलिटी होगी उसके लिए आप फुल्ली लाइबल होंगे। थोड़ा सा बाद में आप उससे रिकवर कर सकते हैं। यानी कि ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे लाइबिलिटी जॉइंट लफ्ज पढ़ेंगे कि जॉइंट एंड सेवरल होती है, ये लफ्ज पढ़ेंगे हम आगे जाकर। यानी कि मिलकर भी ये लायबल है, 10 मिलियन मिलकर पे करते हैं। सेवरल इंडिविजुअली भी लायबल है, चाहे थर्ड पार्टी हम सब सीएफई के पार्टनर हैं, हमने किसी के पैसे देने हैं, वो थर्ड पार्टी चाहे मुझ पर ही केस करके सारे पैसे अपने रिकवर कर ले, उसके बाद मैं जानूं आप जाने, मैं आपसे हिस्सा मांगूंगा, चलो भैया आप भी तो पार्टनर थे, मैंने सारा पे किया है, अब आप भी हिस्सेदार बनो। और कंपनी, आज की आखिरी बात, अनलाइक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, एक कंपनी खुद इंसान होती है। लेकिन मेरे बच्चे उसने लफ्ज साथ क्या लिखा, कानूनी तौर पे इंसान होती है, हम नहीं इंसान मानते उसको। मैं हमेशा बच्चों को यहाँ पे इस लाइन पढ़ाते हुए, हम तो आम इंसान को इंसान नहीं मानते। और ये कौन सा इंसान है जो, अल्लाह माफ करे, हम तो अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान को इंसान नहीं मानते, और ये इंसान ने इंसान बनाया और हम उसको इंसान मान लें, ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे कानून कहता है कि अगर तूने इसको इंसान ना माना तो तुझे चपेड़े पड़ेंगे। उन चपेड़ों के डर से हमने उस कंपनी को भी इंसान मानना शुरू कर दिया, क्योंकि ये किसने बोला था, कानून ने। इसे इसके नाम लफ्ज क्या लिखा हुआ साथ, लीगल पर्सन। हम लीगल पर्सन नहीं है, हम पर्सन हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमें खाली लीगल पर्सन कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पर्सन हैं तो लीगल पर्सन भी हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर खूबी है, कानूनी तौर पे भी इंसान है, वैसे भी इंसान है। लेकिन वो मेरे बच्चे वैसे इंसान नहीं होती, उसको सिर्फ कानूनी तौर पे इंसान बनाया गया कंपनी को। क्या रखोगे इस बात को। तो कहता है कंपनी इज ए लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, जाहिर बात है अपने मालिकों से अलग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ये अज्यूम कर लो ये कुछ लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं। जिस दिन कंपनी बनेगी, कंपनी खुद एक इंसान, जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड होगी ना, इनकॉर्पोरेट होगी, उस दिन कंपनी खुद एक इंसान बनेगी, खुद एक इंसान बन गई। और ये इंसान अपने मालिकों से अलहदा है, ये दोनों अलहदा अलहदा हो जाएंगे, ये अलहदा है, ये कंपनी अलहदा है और मालिक अलहदा है। इस देखो, कभी भी एक इंसान दूसरे इंसान के अमाल के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। याद रखिएगा, हर बंदा अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार है। दुनिया के अंदर भी मेरे बच्चे, घर में चाहे जितने मर्जी अफराद हैं, अगर किसी ने कुछ गलत किया है उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ये नहीं होता पूरा घर, वो लहदा बात है पाकिस्तान में, अल्लाह माफ करे, यहाँ पे तो किसी एक ने कुछ गलत किया हो पूरा खानदान ही उठा के पुलिस ले जाती है, पंजाब पुलिस या जो भी हो। ये ऐसे नहीं होता, जिस इंसान ने कुछ गलत किया हो उसी के साथ कानूनी तौर पर निपटा जाता है, वही जिम्मेदार हो।
तो यहाँ पे खुद सोचें, हमने कंपनी को लहदा इंसान बना दिया, उसके मालिकों से कल ये कुछ भी करेगी उसके लिए मालिक जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद इंसान है, ये अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार है। याद रखोगे इसको। और अब अल्फाज देखना, जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी अपने मालिकों से अलग इंसान बन जाती है, और इस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला करेंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी लिख रखा है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। यानी कि अनलाइक सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप कंपनीज जनरल सेपरेट लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। और इसको क्या बोलते हैं? लेकिन ये आगे उसे डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को मजीद अल्फाजों में बताया। कहते इसका मतलब क्या होता है? द लॉ रिकग्नाइज द कंपनी एज ए पर्सन। कानून कंपनी को इंसान मानता है, उसके अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल उसी तरह के जैसे आम इंसानों के। यानी कि कानून की निगाह में आप ऑर्डिनरी पर्सन हो और कंपनी स्पेशल पर्सन बन गए। ऐसे ही ना कहता है कि जैसे आम ऑर्डिनरी पर्सन होता है इंडिविजुअल, तो कंपनी इसका मतलब स्पेशल पर्सन है। खैर वो उस लिहाज से स्पेशल है। अब वो पेपर में पूछेगा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बताओ। हम बताएंगे कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड हो जाती है यहां से, तो कानून उसको इंसान मान लेता है, और इसके वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं उसकी तैयारी मोस्टली 80 to 90% क्लास में ही करते हैं। उसके बच्चे वजह पूछते हैं तो मैं कहता हूँ मुझे बच्चों पे कभी भरोसा नहीं है, ये नाकाबिले भरोसा है मेरे बच्चे, ये पढ़ते नहीं सब्जेक्ट को। अगर पढ़ लेंगे खुद भी तो कमाल हो जाएगा। नहीं तो मेरे बच्चे, हमने तो क्लास के अंदर ही इसको तैयार करना है, बार बार रिपीट किया, इतना है। आप कहेंगे सर कैसे पॉसिबल होगा? कर लेंगे, बहुत टाइम है, आधा पौना घंटा मेरे लिए पढ़ाने के लिए काफी होता है। बाकी जो भी होगा वो रिवीजन होगी, जो भी डिस्कशंस होंगी, यानी कि जो पढ़ लिया होगा, रेलिवेंट डिस्कशन नहीं। हाँ कभी कभार कोई की कहना तीनों सुनाना नून, इस तरह की कोई बात हो जाए तो ये पंजाबी की कोई बात इस तरह के दिमाग में आ जाती है कभी। तो क्योंकि बुजुर्ग हो गए ना, आप बुजुर्गों के मामला कुछ और होते हैं, उन्होंने बथेरा कुछ सीखा हो। तो कहीं गवर्नमेंट को पे गुस्सा है किसी मामले पे, उस तरह की कोई बात मैं कर दूं, वो लहदा मामला है। लेकिन मेरे बच्चे, सिर्फ हम यहीं पे जो पढ़ने पढ़ाने की बातें करेंगे इंशाल्लाह, और कोई बात फजूल नहीं होगी। हो सकता है वो चीज़ यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ आगे जाके कहीं फिर आनी हो, और मैं बता शुरू के अंदर ही ना, कोई मेरे कोशिश होती है कोई चीज़ आगे आनी है, उससे पहले ही वो बच्चा उस वक्त उस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ चुका हो, पढ़ चुका हो। तो बार बार रिपीट कर करके हम क्लास के अंदर ही इन चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बच्चे खुद सोचें कि थोड़ा सा टाइम है, सिर्फ 3 महीने। यानी कि आज 4 को हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, तो 4 को ही आपका पेपर है। खुद सोचो कि आपके पास कितना, ये 6 महीने नहीं, आप हाफ में आए हो। अब तो बंदा कम से कम पढ़ सकता है ना। जिन लोगों ने पढ़ने के लिए अभी सीरियस होना है, 8 तारीख से जाने शुरू होने फॉर्म, 8 तारीख को तो फॉर्म चला जाएगा, परसों तरसों। यानी कि 8 को जाने शुरू हो जाएंगे, आप 8 को जमा करा दो फॉर्म, मतलब आप दाखिला भी भेज चुके होंगे, सर रोल नंबर स्लिप का वेट कर रहे हैं। तो इस तरह मेरे बच्चों इसको